गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन को जो बात डिस्कस करनी है, जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, वो है EAN रूल। कल अपन ने वर्नर थियरी के बारे में स्टडी किया था और वर्नर थियरी में अपन ने ये डिस्कस किया था कि हर मेटल एटम जो कि कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होता है उसकी दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहली प्राइमरी या प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीय या सेकेंडरी संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। वर्नर की थियरी के अनुसार सेकेंडरी वैलेंसी या सेकेंडरी संयोजकता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अणुओं की या कॉम्प्लेक्सेस की जो भी गुण होते हैं, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी सेकेंडरी वैलेंसी निर्धारित करती हैं। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन सेकेंडरी वैलेंसी निर्धारित कर रही है, क्योंकि अपने को सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से डिपिक्ट होती है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन द्वारा पता लगती है। इसी प्रकार उसका आकार, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आदि सारी चीज़ें जो भी निर्धारित होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा ही निर्धारित होता है। इसी को बढ़ाते हुए अपन ने ये देखा था कि कई बार एक ही लिगैंड मॉलिक्यूल या एटम जो है वो दोनों प्रकार की संयोजकताएं संतुष्ट करता है। जैसे कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस में अपन ने देखा कि कोबाल्ट क्लोराइड आयन जो था वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को संतुष्ट करता था। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर जो है ये वर्नर के पास नहीं था। इसको समझाने के लिए सिज़विक ने अपना रूल दिया या कंसेप्ट दिया, जिसे अपन कहते हैं EAN कंसेप्ट, और इसका पूरा फुल फॉर्म है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार उसने बताया कि एक उपसहसंयोजक बंध या मेटल और लिगैंड के बीच में उपसहसंयोजक बंध बनता है, जिसमें लिगैंड दाता की तरह कार्य करता है और मेटल ग्राही की तरह कार्य करता है। यहाँ पर लिगैंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल और लिगैंड के बीच में शेयर होता है, इसलिए इसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर निकालने के लिए किसी भी परमाणु के EAN को ज्ञात करने के लिए उस धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ दी जाती है, और इनके जोड़ होने पर या इनका सम होने पर ये देखा गया है कि संक्रमण धातु अगली उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेती है और स्टेबल बन जाती है। तो EAN निकालने के लिए सबसे पहले अपन ये ज्ञात करें कि मेटल एटम या आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, और यदि वो आयन बना रहा है तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर उपस्थित हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स में लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ दें तो अपने पास इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाता है। और अधिकांश धातु इस संकुल बनाने में लिगैंड से जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका योग होने पर उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास मेटल एटम को प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, अब ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स अपन ने लिया जो कि अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, COCl3 6NH3। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होता है CONH3 6Cl3। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 अमोनिया लिगैंड्स उपस्थित हैं और क्लोराइड आयन जो है प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 27, और कॉम्प्लेक्स में क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसलिए कोबाल्ट +3 अगर अपन विन्यास देखें तो 24 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। नंबर ऑफ लिगैंड्स यहाँ पर 6 हैं जो कि अमोनिया लिगैंड हैं। एक लिगैंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन्स देती है, तो 6 लिगैंड्स जो हैं वो 12 इलेक्ट्रॉन्स देगी, और इस प्रकार इन दोनों को यदि अपन जोड़ लें, मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यदि जोड़ लें
तो ये 24 + 12 = 36 के बराबर आती है। अर्थात ये जो है क्रिप्टन का विन्यास होता है। इसी प्रकार दूसरा यौगिक अगर कॉम्प्लेक्स अपन देखें Fe6 - 4, यहाँ पर आयरन अपन ले रहे हैं मेटल एटम और इसका एटॉमिक नंबर 26 है। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +2 विन्यास में उपस्थित होता है आयन के रूप में, इसलिए इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 24 हो जाते हैं। साइनाइड लिगैंड यहाँ पर उपस्थित है और इनकी संख्या 6 है, अर्थात 6 साइनाइड लिगैंड 12 इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम को डोनेट करती हैं और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब ज्ञात किया जाए तो ये 24 + 12 अर्थात 36 के बराबर हो जाती है। अब हर समय ये रूल फॉलो नहीं होता, कई जगह इसके अपवाद भी उपस्थित हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पर कि और भी कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कार्बोनिल्स या पैलेडियम का ये कॉम्प्लेक्स है। पैलेडियम में PdNH3 6 4+ कॉम्प्लेक्स लिया है अपन ने। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46 और इस विन्यास में क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है, पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पैलेडियम के पास रह जाते हैं वो है 46 - 4 = 42। 6 अमोनिया लिगैंड 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया था, और इसलिए EAN जो है मेटल प्लस लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स का टोटल अगर अपन करें तो वो 54 के बराबर आ जाता है, जो कि ज़ेनॉन का विन्यास होता है। कार्बोनिल्स में क्योंकि कार्बोनिल्स जो है न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं, इसमें क्रोमियम यहाँ पर लिया गया है। ये क्रोमियम जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में उपस्थित होता है। तो मेटल एटम कॉम्प्लेक्स में या फ्री स्टेट में, दोनों में इनमें 24 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन ये लिगैंड से लेते हैं और इनका विन्यास 36 हो जाता है, जो कि क्रिप्टॉन के बराबर होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें कि EAN बहुत आसानी से फॉलो होता है या ओबे करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जहाँ पर कि ये रूल फॉलो नहीं होता। जैसे FeCN6 - 3 -4 में अपन ने देखा था कि फॉलो हो रहा है, लेकिन -3 में अब क्या हुआ कि आयरन जो है एटॉमिक नंबर 26 है और इस कॉम्प्लेक्स में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उपस्थित होता है। लिगैंड्स यहाँ पर उपस्थित होती हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करता है और इस तरीके से ये इसका जो विन्यास हो जाता है वो 35 प्राप्त होता है। यहाँ पर +3 है, उस वाले कॉम्प्लेक्स में +2 था। +3 होने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाते हैं और इसका जो विन्यास आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 23 आते हैं। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स अगर अपन प्लस कर लें लिगैंड के तो अपने पास 35 नंबर इस EAN जो है वो 35 आता है, अर्थात 36 से 1 इलेक्ट्रॉन कम यहाँ पर उपस्थित होता है। इसी प्रकार क्रोमियम का अमोनिया के साथ जो हेक्सा अमीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अपन ने देखा CrNH3 6 यहाँ पर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और लिगैंड से 6 लिगैंड कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है। तो 24 - 3 = 21 और 6 लिगैंड्स के द्वारा 12 इलेक्ट्रॉन्स इसको प्राप्त होते हैं। EAN अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 33 के बराबर आ जाता है, अर्थात ये भी ये विन्यास उसके विन्यास या नेक्स्ट नोबल गैस विन्यास के बराबर नहीं होता। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ अपवाद भी इस रूल में उपस्थित होते हैं, बाकी बहुत सारी जगह कॉम्प्लेक्सेस EAN रूल फॉलो करते हैं। इसी के आधार पर सिद्विक और बोस दोनों ने मिलकर ये बताया कि यदि कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो करते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होते हैं, अर्थात प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। लेकिन यदि वे इस रूल को फॉलो नहीं करते तो वे अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होते हैं,
जिनमें कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉपर का है टेट्रामीन कॉपर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पर EAN जो है वो 35 के बराबर आता है। तो क्रिप्टॉन का 36 है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसका कम प्राप्त होता है। विन्यास से, क्रिप्टॉन के विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसके म्यू या मैग्नेटिक मोमेंट जिसे अपन कहते हैं उसका मान 1.73 बोर मैग्नेटॉन प्राप्त होता है, जो कि कैलकुलेटेड है। और अगर अपन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 1.82 बोर मैग्नेटॉन के बराबर प्राप्त होती है। जैसे कि सिडविक का नियम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में फॉलो नहीं होता, उसी तरह ये वाला भी कई जगह कई कॉम्प्लेक्सेस इसको ओबे नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर कि EAN रूल ओबे नहीं होता तो उन्हें पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन वे पैरामैग्नेटिक नहीं होते अपितु डायमैग्नेटिक होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हैं PTNH3 2Cl2 और AuBr4-। ये कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि सिडविक का नियम ओबे नहीं करते, और क्योंकि ये ओबे नहीं करते तो इन्हें पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते, अर्थात इनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है और ये डायमैग्नेटिक होते हैं।